Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. उस दिन बेटा एक सवाल पूछा गया था कि ऑब्जेक्ट और रेफरेंस में अंतर क्या होता है ना? अच्छा, एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी इज नोन एज ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, ये सब हम लोग क्या हैं? एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. अब हमको या आपको एड्रेस करना होगा। तो कैसे करेंगे बताइए? मुझे मान लीजिए किसी को एड्रेस करना है, मुझे सक्षम को एड्रेस करना है, तो सक्षम का कोई ना कोई रेफरेंस तो होगा ना? Yes, sir. तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक एंटिटी है। उस एंटिटी को रिफर करने के लिए, उस एंटिटी को पॉइंट करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है? रेफरेंस यूज करना पड़ता है। इसीलिए आप देखते होगे जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो न्यू करते हो। न्यू से क्या होता है? सर उसका नया इंस्टेंट जो होता है वो बन जाता है मेमोरी लोकेशन पे। उसका नया इंस्टेंट जो होता है मतलब नई स्पेस पे वो एक नया नाम से एक बन जाता है। बिल्कुल सही कहा आप, एक नया स्पेस एलोकेट हो जाता है। जैसे यहां पे भी आप अगर देखिए तो हमने क्या कहा है कि हमको एक डबल डेटा टाइप का वेरिएबल चाहिए जिसका नाम है डेली सेल, और इसके लिए हमको मेमोरी एलोकेट करके दो, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट करके दो। कितने साइज की? 7 साइज की।
क्लियर है ना बेटा बात? यस सर। अब ये एरे है तो एक कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट करेगा। मान लीजिए हम 7 अलग अलग ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, तो उनके लिए जरूरी नहीं कि मैंडेटरी नहीं था कि कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट हो। क्लियर है ना बेटा मेरी बात? तो ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस क्लियर हुआ? यस सर। यानी इंस्टेंस के थ्रू आप ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे। अगर इंस्टेंस नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट का कोई वजूद नहीं रहेगा। भाई आप पूरे स्पेस में कहां ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट को? क्लियर है बेटा? आगे चले। यस। Array is an object containing a list of element of the same type. इसी को हम कहते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एरे आपका इंटीजर टाइप है तो बाकी सारे जो उसके एलिमेंट होंगे वो सब क्या होंगे? इंटीजर होंगे। अगर फ्लोट आपने ले रखा है तो सब क्या होंगे? फ्लोट होंगे। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट का एरे बना रखा है तो वो हेट्रोजीनियस हो जाएगा, लेकिन वो टाइप ऑब्जेक्ट वही रहेगा। क्लियर है मेरी बात बेटा? यस सर। जैसे मान लीजिए हमने एक इंटीजर लिया, एक फ्लोट लिया, एक मेथड लिया। अब ये क्लास बन गया, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का एरे बना दिया हमने। तो अब जितना भी एरे हमारा बना होगा सब में एक इंटीजर होगा, एक फ्लोट होगा और एक मेथड होगा। यानी उसका साइज पूरा उतना एकोमोडेट करेगा जितना साइज उसका जो है एक ऑब्जेक्ट कर रहा है। क्लियर है? अब एरे को डिक्लेयर करने के लिए आपको एक एरे रेफरेंस वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है। स्टोर करता है एड्रेस ऑफ एन एरे ऑब्जेक्ट। यही चीज मैं बता रहा था कि मान लीजिए मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट बना दिया, अगर उसका एड्रेस नहीं मालूम होगा तो हम उसको कहाँ ढूंढेंगे? क्योंकि मेमोरी तो छोटी होती नहीं है। तो इसलिए उसका एक इंस्टेंस बनेगा। क्रिएटिंग एन एरे ऑब्जेक्ट यूजिंग द न्यू ऑपरेटर and assigning the address of the array to the array reference. क्लियर है बेटा इतनी बात?
इसमें कोई प्रॉब्लम? ये चीज क्लियर है बेटा? यस सर। अब यहां पे जो आपको बताया गया था कि जो एरे आपने बनाया डेली सेल का, उसमें क्या होगा? Array object can store 7 values of type double as illustrated. डबल, डेली और उसके बाद the array size declared must be an integer. With greater value than 0. तो जैसे पहली वैल्यू है उसका आपका एड्रेस क्या हो जाएगा? A0 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा उसका आपका B1 हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा उसका C1 हो जाएगा, D1 हो जाएगा, E1 हो जाएगा। इस तरह अलग अलग एक्सप्रेशन आपके आते जाएंगे। क्लियर है बेटा? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। अब जब हम आगे बात करेंगे तो एक प्रोग्राम समझ लेते हैं। ये प्रोग्राम कर क्या रहा है? ये अलग अलग एलिमेंट को एरे में एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद उन्हीं की वैल्यू को शो कर देगा। सबसे सिंपल प्रोग्राम है। इससे सिंपल तो कोई प्रोग्राम हो नहीं सकता। डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि एरे का यूज क्या होता है। सबसे पहले हमने इंपोर्ट इनपुट आउटपुट फाइल को इंपोर्ट किया, पैकेज को। उसके बाद एक क्लास बनाया जिसका नाम था, कुछ भी नाम रख सकते हो, और हम यूजर से वैल्यू ले रहे हैं बफर रीडर के थ्रू, इसलिए हमको थ्रो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस करने पड़ेंगे। तो उसको हमने थ्रो किया और बफर रीडर के थ्रू हमने इनपुट स्ट्रीम रीडर के थ्रू हमने वैल्यू को एक्सेप्ट कराया बीआर में। तो बीआर हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। बीआर हमारा क्या है बेटा? एक ऑब्जेक्ट है। अब यहां देखिए, हम यूजर से साइज एंटर करा रहे हैं कि हाउ मेनी एलिमेंट यूजर वांट टू एंटर। करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं?
ये फीचर हमारे पास सी में नहीं था। सी में अगर आपको कराना था तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट ARGC ARGV का यूज करना पड़ता था आपको। उसके बाद हमने क्या किया, जो भी वैल्यू आई उसको n में स्टोर कर दिया। अब हमें एरे चाहिए था इंटीजर टाइप का, इसलिए हमने डेटा टाइप डिफाइन किया इंटीजर। और यहां पे हमने एरे का एक नाम दे दिया और उसमें उसको उतना साइज एलोकेट करा दिया जितना साइज हमने यूजर से एंटर कराया था। क्लियर है? क्लियर है बेटा? भाई बफर रीडर क्या करता है? मतलब ये लाइन क्या कर रही है? कोई बताएगा बेटा ये लाइन क्या कर रही है? So ये यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होती है। अगर यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होती है तो फिर ये लाइन क्या कर रही है? बफर रीडर क्लास को यहाँ कॉल कर रहे हैं बीआर ऑब्जेक्ट से, और उसको बीआर ऑब्जेक्ट से ही बाकी यूजर से, यूजर जो है बाकी क्या कहते हैं यूजर डिफाइंड या यूजर से डेटा लेता है, टर्मिनल से डेटा। तो यहाँ पे से पार्सिंग की जा रही है वो जो इंटीजर में। बफर रीडर है बेसिकली वो आपका एक क्लास है, ठीक है। अब यहां पे बीआर की जगह हम ER CR DR कुछ भी डाल सकते हैं। अब न्यू बफर रीडर का मतलब क्या है कि एक इसका इंस्टेंस बनाना है हमको, और वो इंस्टेंस किस तरह का होगा, वो इनपुट स्ट्रीम को एक्सेप्ट कराएगा यूजर से फ्रॉम system.in। system.in क्या हो गया, हमारा स्टैंडर्ड कंसोल हो गया। इतना क्लियर है बेटा? इतना क्लियर है बेटा? और जो नीचे आप इंटीजर n देख रहे हैं, ये केवल बीआर जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था उसका एक मेथड है रीड लाइन। रीड लाइन वैल्यू जो भी एक्सेप्ट करता है वो किस तरह की एक्सेप्ट करता है? कैरेक्टर। कैरेक्टर करता है या स्ट्रिंग करता है? और स्ट्रिंग कैरेक्टर से हमारा साइज तो डिफाइन होगा नहीं, इसलिए हमने इंटीजर में उसको कन्वर्ट किया। इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। अब जब हमने system.out.println हमने यूजर से एलिमेंट एंटर करा रहे हैं एरे के लिए, तो फिर वही बात है कि जितने भी एलिमेंट यूजर एंटर करेगा वो किस तरह के एलिमेंट होंगे, स्ट्रिंग टाइप होंगे। तो उसको यहां पर पार्स किया गया है और उसको एरे में स्टोर कर दिया गया है। क्लियर है बेटा ये बात?
भाई इतना क्लियर हो तो आगे बढ़े, यस सर। क्योंकि आप लोगों का थोड़ा सा लो लग रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या चक्कर है? सर समझ में नहीं आ रहा है ठीक। समझ में नहीं आ रहा है ना? नो सर। हाँ, तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है, उसका रीजन क्या है? अच्छा चलो लाइन बाई लाइन चलते हैं, ठीक है? बताना कि समझ में कहाँ नहीं आ रहा है। ओके सर। ये फॉरवर्ड स्लैश काय के लिए यूज होते हैं, कमेंट के लिए यूज होते हैं, इतना तैयार है, इतना मालूम है? यस सर। उसके बाद जावा में हमारे पास तमाम सारे पैकेजेस होते हैं जिसको हमको यूज करना पड़ता है। वो यूज करना पड़ता है कि हम बार बार उन पैकेजेस को डिफाइन करने की जरूरत नहीं समझते। यूजेबल मतलब रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। इतना समझ में आया? जैसे आप सी में इंक्लूड करते थे, यस सर। जैसे सी में आप इंक्लूड करते थे, यस सर। तो इंक्लूड क्यों करते थे? प्री डिफाइन मेथड यूज करने के लिए। यानी जो चीज पहले से डिफाइन है उसको दोबारा डिफाइन करने की जरूरत तो है नहीं। ये जरूरत है? भाई अगर आप दोबारा डिफाइन करेंगे तो कोई मना नहीं करेगा, लेकिन क्या वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा? यस सर। होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो इसलिए यहां पर हमने इंपोर्ट किया। इंपोर्ट का मतलब क्या है कि हमारा जो करंट फाइल है, जो हमारा करंट प्रोग्राम है, इसमें इसमें जावा का इनपुट आउटपुट, आईओ का मतलब क्या हो गया, इनपुट आउटपुट, जो पैकेज है उसके अंदर भी तमाम सारे पैकेज होते हैं, वो पूरा पैकेज इंपोर्ट कर लो। देखो सी में हमारे पास एक प्रॉब्लम थी। सी में प्रॉब्लम क्या थी कि अगर हमको एसटीडीओ को इंक्लूड करना पड़ता था तो हमें पूरा stdio.h इंक्लूड करना पड़ता था कि नहीं करना पड़ता था? यस सर। जावा में हम पार्ट ऑफ द पैकेज को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए हमने जावा डॉट आईओ डॉट एस्ट्रिक कर दिया। एस्ट्रिक का मतलब क्या कि इनपुट आउटपुट के अंदर जितने भी मेथड्स डिफाइन है उनको हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपने करंट फाइल में। क्लियर है बेटा इतनी बात? यस सर। यस सर। नहीं, सबको क्लियर है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको क्लियर ना हो वो बताए। बेटा सबको क्लियर है? केवल हम पहली लाइन पे ही हैं अभी। यस सर, यहाँ तक क्लियर है। यस सर क्लियर है। उसके बाद हमने आपको बताया था जावा क्या है, कंप्लीट ऊप से बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। तो सबसे पहला वर्ड क्या आएगा, क्लास आएगा, और उसके बाद आप क्लास का नाम देंगे। तो यहां क्लास का नाम ने क्या दे दिया, एरे का डेमो दे रहे हैं इसलिए एरे डेमो दे दिया। क्लियर है बेटा इतनी बात? यस सर। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन,
अगर इसको प्राइवेट कर दोगे तो कंपाइलर के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि किसी भी क्लास के मेंबर फंक्शंस को कौन एक्सेप्ट कर सकता है? यहां पे 3 लेवल की सिक्योरिटी होती है, एक प्राइवेट होती है, एक पब्लिक होती है, एक प्रोटेक्टेड होती है। ठीक है बेटा? अब मान लीजिए हमने अगर इसको प्राइवेट स्टैटिक वॉइड मेन करते तो जो कंपाइलर है वो मेंबर फंक्शन तो है नहीं, या वो मेंबर एलिमेंट तो है नहीं, तो पूरे प्रोग्राम को एक्सेस ही नहीं करता, तो कंपाइल ही नहीं कर पाता। इतना क्लियर है? यस सर। तो चलिए एक्सेसिबल हो जाए इसलिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा हमने। इसके अंदर हम यूजर से वैल्यू ले रहे हैं और जो वैल्यू लेते हैं वो स्ट्रिंग होता है। तो स्ट्रिंग args किया आर्ग्यूमेंट्स, और हो सकता है कोई इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस आए, इसलिए उस एक्सेप्शंस को हैंडल कर लिया। इतना क्लियर हो गया? यस सर। जो ये थ्रो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस हो रहा है, इसमें आप क्या कर रहे हो? आप जो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस आएगा, वैल्यूज हम जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई वैल्यू एक्सेप्ट ना करें या कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उस प्रॉब्लम में एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम ना हो, नॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम हो जाए। इतना क्लियर है बेटा? यस सर। उसके बाद हमने बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसको हमने br का नाम दिया। ये देखिए लिखा हुआ है, एक कमेंट है ना यहाँ पे, क्रिएट ए बफर रीडर। तो बफर रीडर क्लास br किया, न्यू से क्या होता है, एक नया इंस्टेंस बनता है। वो इंस्टेंस किस तरह का होना चाहिए? बफर रीडर होना चाहिए। और उसके अंदर हमने क्या किया, एक इंस्टेंस बनाया है इनपुट स्ट्रीम रीडर का, जो system.in। देखो हमारे कंप्यूटर में दो चीजें होती हैं, अगर कोई वैल्यू हमको एक्सेप्ट करनी है तो system.in होता है, और अगर कोई वैल्यू हमको डिस्प्ले करनी है वो तो system.out होता है। इनका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। और आउट का मतलब क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। हम आउट कर रहे हैं, इसीलिए system.out.println यूज करते हो। क्लियर है? बेटा ये लाइनें क्लियर हो गई? यस सर। अब इसके बाद इस मैसेज में कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब हमने क्या किया, इंट n, n क्या है, एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है। उसके अंदर हमने जितना बड़ा हम एरे चाहते हैं, जितनी ज्यादा वैल्यू चाहते हैं उसको यूजर से एंटर कराया। अब br.readline से जो भी वैल्यू आएगी, br.readline से जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू किस तरह की होगी? इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप नहीं होगी, br.readline से जो भी वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग टाइप होगी।
ओके सर। अब अगर 9 और 8 दोनों स्ट्रिंग हैं और दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तो आएगा। 9 है और 8 है, इनको जोड़ा आपस में तो 9 और 8 आएगा ना, 17 तो नहीं आएगा? यस कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। भाई कॉनकैटिनेट हो जाएगा ना दोनों चीजें। यस सर। यस तो कॉनकैटिनेट ना हो, इनकी न्यूमेरिक वैल्यू ली जाए, इसलिए हमने इंटीजर डॉट पार्स किया। इतना क्लियर हो गया? यस सर। बेटा आप समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है उसमें? यस सर आ रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, एक एरे डिफाइन किया, और वो एरे किस तरह का है? इंटीजर टाइप का, और उसका साइज कितना है, जो हमने यूजर से यहां से एंटर कराया था। क्लियर है? यस सर। विनीत है कि नहीं है? विनीत, कैवल्य, सर। अच्छा हम छांट छांट के ढूंढ रहे हैं कि जो नहीं है। सर केवल। हैं? केवल्य हैं? हाँ सर। भैया इतना समझ में आया? हाँ आ गया सर। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुमको जावा पहले से आती है। तो अब देखो विनीत एंटर कर गए, आने दो 2 मिनट में, जरा एंटर हो जाए। हाँ विनीत जी आ गए? विनीत हाँ सर। कहाँ थे बेटा? सर फोन की बैटरी चली गई थी तो वही फोन ऑफ हो गया था। अच्छा फोन की बैटरी लेने गए थे, ओके। हाँ सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां तक क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर है। उसके बाद हमने एलिमेंट एंटर कराए ठीक उसी तरीके से जैसे सी में कराते थे। सी में एरे क्लियर है सबको? भाई सी में एरे क्लियर है सबको? यस सर। कोई महान आत्मा जिसको यस सर। क्लियर हो? बेटा देखो आधी से ज्यादा चीजें तो सी की हैं, इसीलिए सबसे पहले सी पढ़ाई जाती है। समझ रहे हैं ना आप? यस सर। और पाइथन क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? क्योंकि पाइथन जिस दिन आपने पढ़ लिया उस दिन आपके आधे से ज्यादा जो है, जो बेसिक फंडा है वो इधर से उधर हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि आप पहले से ही जो है T20 खेलना शुरू कर दें। पहले टेस्ट मैच खेलिए, उसके बाद वनडे खेलिए, फिर T20 खेलिए। तो पाइथन T20 है।
और जो ये आप इस समय पढ़ रहे हैं ये टेस्ट मैच चल रहा है। क्लियर है बेटा इतनी बात? मतलब टेस्ट मैच और T20 नहीं कह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि अलग अलग वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएंगी। इतना क्लियर हुआ यहाँ पे? ये चीज क्लियर हो गई बेटा? यस सर। यस सर। जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं। अब जब वैल्यू हमारी AI में आ गई, AI का मतलब क्या है? I की वैल्यू पहले 0 है तो A 0 में पहली वैल्यू होगी, फिर अगली वैल्यू कहाँ होगी? A1 वैल्यू होगी, फिर A2 में वैल्यू होगी। ये क्लियर है ना बेटा? यस सर क्लियर। उसी तरीके से हमने 0 से लेके <n तक वैल्यू चला दी और सारी वैल्यूज को प्रिंट करा दिया। अब /t क्या करेगा? एक ही लाइन में प्रिंट करेगा। देगा। जैसे मान लीजिए 20 लिखा तो 20 लिखने के बाद 5 कैरेक्टर की स्पेस देके अगला अक्षर लिखेगा, यही तो करेगा। यस सर। तो भैया ये प्रोग्राम क्लियर हुआ? किसी को नहीं क्लियर हुआ तो अभी बता दो। ये प्रोग्राम क्लियर हुआ बेटा? आज लैब भी है हम लोग की। यस सर। हाँ क्लियर हुआ भी ये? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। पक्का? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। तो जैसे आपके सी में मल्टी डायमेंशनल एरे होते थे, उसी तरीके से आपके जावा में भी मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं। अब मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब क्या हो गया? कि आपका 2D होगा, 3D होगा, ND होगा। 2D का मतलब क्या? रोज और कॉलम। 3D का मतलब क्या हो गया? रोज कॉलम हाइट हो गया। तो बेसिकली ये जो 2D और 3D और 4D आप देखते हो, ये केवल हम अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। क्लियर है ना बेटा? यस सर। जो मेमोरी होती है वो आपकी सीक्वेंशियल ही वैल्यू को स्टोर करती है। जैसे हमने लिखा 2,10, तो इसका मतलब हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे? भाई हमने लिखा int A2,10, तो किसमें कितने एलिमेंट हम बना रहे हैं? अरे यार ये तो बताओ, ये तो बहुत आसान है। 20। 20 एलिमेंट बना रहे हैं। तो हम अपने बेनिफिशियल के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले एलिमेंट को A00 कर देते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? यस सर। और दूसरे एलिमेंट को A01 कर देते हैं। करते हैं। और जो आखिरी एलिमेंट होता है ए से उस रो का, उसको कहते हैं A0,9। करते हैं कि नहीं करते हैं?